हेलो। तो आइए आज हम लोग फिर जैसा कि लास्ट वीडियो में हम लोग ने स्टेट एग्जीक्यूटिव देखा था और उसका सेंटर के साथ कंपेयर देखा था। तो आज हम लोग स्टेट लेजिस्लेचर देखेंगे। तो अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। तो जैसा कि हम लोग पार्ट 6 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन अभी आगे बढ़ा रहे थे, तो अभी तक हम लोग एक बार रिकैप कर लेते हैं क्या क्या पॉलिटी में कवर कर चुके हैं। प्रीएम्बल्स, उसके बाद डीपीएसपी, फिर फंडामेंटल राइट्स, फिर पार्ट्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, फिर शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, फिर उसके बाद पार्ट 5 यूनियन में उसका क्या एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर, जुडिशियरी, तीनों को अलग अलग पार्ट में हमने करके देखा। और उसके बाद हमने स्टेट पार्ट 6 स्टेट में पहले उसका एग्जीक्यूटिव पार्ट देखा और उसका सेंटर के साथ कंपेयर करके पढ़ा। तो आज हम लोग पार्ट 6 स्टेट लेजिस्लेचर देखेंगे, इसका सेंटर के साथ फिर सेंट्रल लेजिस्लेचर और स्टेट लेजिस्लेचर का कंपेयर करेंगे। तो आइए देखते हैं आज हम लोग क्या क्या करने वाले हैं। तो स्टेट लेजिस्लेचर असेंबली, इसका किस आर्टिकल में मेंशन है, फिर इसका कंपोजिशन, कुछ स्टेट्स यूनिकैमरल है, मतलब सिंगल, उसमें सिर्फ लेजिस्लेटिव असेंबली है। कुछ स्टेट है कि जिसमें काउंसिल और असेंबली दोनों है, तो उसके बारे में देखेंगे। और दोनों का क्या कंपोजिशन है और क्या ड्यूरेशन है वो देखेंगे। फिर काउंसिल का किस तरह, काउंसिल कुछ स्टेट में क्रिएट किया जाता है और किस तरह उसे एबोलिश किया जाता है। फिर किस तरह मेंबर्स का क्या क्वालिफिकेशन है, एमएलए या एमएनसी। उसके बाद लेजिस्लेटिव प्रोसेस क्या है दोनों, चाहे सिंगल असेंबली हो या बाइकैमरल हो, उसमें उसका प्रोसेस जानेंगे। फिर स्पीकर और चेयरमैन का क्या रोल है उसे देखेंगे। फिर उसके बाद दोनों को कंपेयर करेंगे, लोकसभा और असेंबली, उसी तरह राज्यसभा और काउंसिल। फिर दो केस में देखेंगे, एक मनी बिल रहने पे दोनों में क्या अलग अलग पावर्स है और अदर देन मनी बिल रहने पे क्या पावर्स और क्या डिफरेंसेस है। उसके बाद हम लोग कुछ ही स्टेट में लेजिस्लेटिव काउंसिल क्यों है, तो लेजिस्लेटिव काउंसिल या सेकेंड हाउस का क्या यूटिलिटी है उसको देखेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं अपने नए टॉपिक स्टेट लेजिस्लेचर। तो स्टेट लेजिस्लेचर जैसा कि आर्टिकल 167 टू 212 तक इसके बारे में संविधान में दिया गया है। तो लेजिस्लेटिव असेंबली को हिंदी में क्या कहते हैं, विधानसभा भी कहते हैं। बहुत हमारे साथी जो हिंदी मीडियम के हैं उन्हें इन सब टर्म में मुझे नहीं लगता है कुछ ज्यादा प्रॉब्लम है। कुछ टेक्निकल टर्म्स अगर आपको दिक्कत होती है तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन करें, मैं उसका हिंदी बता दूंगा, या बीच बीच में भी मैं कुछ हिंदी टर्म का तो यूज करता ही हूँ। तो सबसे पहला स्टेट में क्या है, लेजिस्लेचर का पार्ट लेजिस्लेटिव असेंबली, सेकेंड लेजिस्लेटिव काउंसिल। तो अभी इंडिया में टोटल ऑलमोस्ट 6 स्टेट में लेजिस्लेटिव काउंसिल एग्जिस्ट करता है, जैसे आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, बिहार, यूपी, उसी तरह महाराष्ट्र। तो इस तरह इन 6 स्टेट में एग्जिस्ट करता है। जेएनके में भी लेजिस्लेटिव काउंसिल भी था, लेकिन जैसा कि आपको पता है कि वो अभी अब यूटी बन चुका है, तो वो अब इससे बाहर हो चुका है। तो सबसे पहले हम लोग लेजिस्लेटिव काउंसिल के ही क्रिएशन और एवोल्यूशन के बारे में जान लेते हैं। लेजिस्लेटिव काउंसिल का क्रिएशन बहुत ही सिंपल तरीका है। जिस भी स्टेट को लगता है कि उसके स्टेट में एक और ऐसे मतलब चैम्बर ऑफ हाउस होना चाहिए, तो वो क्या करेगी, स्पेशल मेजोरिटी यानी 2/3 ऑफ द मेंबर का प्रेजेंट वोटिंग से रेजोल्यूशन पास करके पार्लियामेंट या सेंटर को भेज देना होता है कि हम अपने स्टेट में लेजिस्लेटिव काउंसिल चाहते हैं। तो वहां से फिर पार्लियामेंट अपने सिंपल मेजोरिटी से उसको पास कर देती है, तो वो उस स्टेट में लेजिस्लेटिव काउंसिल अप्रूव हो जाता है, क्रिएट हो जाता है। और इसमें क्या है, लेजिस्लेटिव काउंसिल क्या है, 1/3 मेंबर ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली। लेजिस्लेटिव असेंबली के 1/3 इसका साइज होना चाहिए और मिनिमम 40, मिनिमम इसका साइज क्या होगा, मिनिमम 40 मेंबर्स इसमें होने चाहिए। तो इस तरह क्रिएशन हम लोग ने देख लिया कि किस तरह स्टेट, जिस भी स्टेट को लगता है कि उसके स्टेट में सेकेंड हाउस की नीड है, तो वो स्टेट क्या करता है, स्पेशल मेजोरिटी से एक रेजोल्यूशन पास करके सेंटर को भेजता है। सेंटर फिर पार्लियामेंट में के दोनों हाउस में सिंपल मेजोरिटी से उसे पास करके किसी भी स्टेट में एक लेजिस्लेटिव काउंसिल क्रिएट कर देती है। तो उसके एवोल्यूशन के बारे में जानते हैं। बहुत से स्टेट जैसे तमिलनाडु, वेस्ट बंगाल, पंजाब, इन सब में भी लेजिस्लेटिव काउंसिल था, लेकिन 1980s में
इन्होंने इसे एबोलिश कर दिया। उन्हें लगा कि ये बस स्टेट के टैक्स पेयर पे एक बर्डन है, मतलब इस ऑर्गेनाइजेशन का, इस हाउस का उनके स्टेट के पॉलिटिक्स में या वेलफेयर या गवर्नेंस में कोई ज्यादा रोल नहीं है। तो बस गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर को कम करने के लिए उन्होंने इस काउंसिल को एबोलिश कर दिया। एबोलिश करने के लिए भी सेम प्रोसेस है, स्टेट असेंबली इसे स्पेशल मेजोरिटी से पास करेगी और सेंटर इसे पार्लियामेंट में एक्सेप्ट करेगा। और एक विशेष बात यह है कि लेजिस्लेटिव और असेंबली काउंसिल को क्रिएट करने या एबोलिश करने के लिए दोनों में किसी भी चीजों के लिए कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की कोई जरूरत नहीं होती। इसमें नॉर्मली रेजोल्यूशन पास करके और वहाँ पार्लियामेंट में एक्ट पास करके इसे क्रिएट या एबोलिश किया जा सकता है। तो हमने लेजिस्लेटिव काउंसिल के बारे में सारा चीज जाना। अब हम लोग लेजिस्लेटिव असेंबली के बारे में जानते हैं। तो उसी तरह लेजिस्लेटिव काउंसिल का जैसे अगर कंपोजिशन देखना होगा तो कंपोजिशन जैसे इनका अभी जैसे हमने बात किया कि 1/3 ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली होना चाहिए या मिनिमम 40 होना चाहिए। बिहार में टोटल कितने लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर 243 हैं। उसी तरह बिहार में लेजिस्लेटिव काउंसिल के कितने सदस्य अराउंड इसका 1/3 कर दीजिए। उसी तरह यूपी में अगर आप देखिएगा तो टोटल 403 सीट है लेजिस्लेटिव काउंसिल के, लेकिन लेजिस्लेटिव असेंबली के 403, लेजिस्लेटिव काउंसिल के टोटल 100 मेंबर है। तो इस तरह वो मोर देन 40 है और 1/3 के मतलब मैक्सिमम 1/3 होना चाहिए, उससे कम हो सकता है। तो इस तरह हमने इसका कंपोजिशन, काउंसिल का कंपोजिशन भी देख लिया। अब असेंबली की बात करते हैं। असेंबली जैसा कि आपको पता है इसका इलेक्शन डायरेक्ट इलेक्शन के थ्रू होता है। इसमें सारे एडल्ट सिटीजन उस स्टेट के यूनिवर्सल सफरेज के थ्रू फर्स्ट पास पोस्ट सिस्टम के तहत वोटिंग करते हैं और डायरेक्ट अपने एमएलए या विधायक को वो इलेक्ट करते हैं और वो विधायक मिलके एक गवर्नमेंट को फॉर्म करती है। तो लेजिस्लेटिव असेंबली में वोटिंग डायरेक्ट इलेक्शन के थ्रू होता है और लेजिस्लेटिव काउंसिल में इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है। इसमें ये पार्टली इसमें क्या होता है कि ये इलेक्टेड होते हैं, पार्टली नॉमिनेटेड होते हैं। जिस तरह इसमें कई तरह के वो है लेजिस्लेटिव असेंबली काउंसिल में कि इसमें 1/3 मेंबर जैसे इनडायरेक्टली इलेक्टेड होते हैं, फिर 1/6 गवर्नर के द्वारा नॉमिनेटेड होते हैं, फिर 1/12 मेंबर इसमें ग्रेजुएट्स के द्वारा चूज किए जाते हैं। तो इस तरह इसका थोड़ा सा स्ट्रक्चर चॉइस का इसका थोड़ा है कॉम्प्लेक्स है। तो इसमें लेजिस्लेटिव असेंबली में डायरेक्ट होता है, इसमें इनडायरेक्ट होता है। इनका प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन के थ्रू होता है और सिंगल ट्रांसफरेबल वोट और पार्टली इलेक्टेड होता है, पार्टली नॉमिनेटेड होता है। तो हम लोगों ने कंपोजिशन दोनों का देख लिया, लेजिस्लेटिव असेंबली का क्या, काउंसिल का। असेंबली अगर जो भी स्टेट यूनिकैमरल है तो उसमें सिर्फ लेजिस्लेटिव असेंबली फंक्शन करेगी, काउंसिल नहीं होता है। अगर बाइकैमरल है तो उसमें दोनों होता है। ठीक है। ड्यूरेशन जैसा कि लोकसभा के टाइम में हम लोग देखा था मैक्सिमम 5 ईयर का होता है और बीच में अगर गवर्नमेंट अपना मेजोरिटी खो देती है तो बीच में भी डिसॉल्व हो सकता है। तो इसका ड्यूरेशन, और उसी तरह काउंसिल का भी राज्यसभा की तरह है कि इसका ये डिसॉल्व नहीं किया जा सकता, परमानेंट होता है इसमें, लेकिन इसको डिसॉल्व नहीं किया जा सकता है, लेकिन इसे इसमें 2 ईयर में 1/3 मेंबर रिटायर हो जा सकते हैं। जिस तरह राज्यसभा में एक अक्सर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन आता है कौन सा ऐसा इंस्टीट्यूशन है जो कि परमानेंट होता है लेकिन उसे एबोलिश किया जा सकता है। तो वो इंस्टीट्यूशन क्या है, लेजिस्लेटिव काउंसिल। ये क्या होता है, परमानेंट, इसे नॉर्मल ये हर 5 साल में डिसॉल्व नहीं होता है, लेकिन इसे एबोलिश किया जा सकता है। किस तरह एबोलिश करना है वो हमने देख लिया है, लेकिन राज्यसभा के साथ ऐसा नहीं है। राज्यसभा एक परमानेंट बॉडी है, उसे लेकिन एबोलिश भी नहीं किया जा सकता, लेकिन लेजिस्लेटिव काउंसिल क्या है, एबोलिश किया जा सकता है। तो हमने ड्यूरेशन देख लिया। अब मेंबर्स के क्वालिफिकेशन देखते हैं। क्वालिफिकेशन में क्या है, एमएलए के लिए 25 ईयर, जिस तरह एमपी के लिए, लोकसभा के एमपी के लिए भी 25 ईयर था, और यहाँ एमएलसी के लिए मिनिमम 30 ईयर का क्वालिफिकेशन होना चाहिए, और राज्यसभा में भी जिस तरह 30 ईयर था, तो यहाँ पर ये क्वालिफिकेशन दोनों में सेम है। लेजिस्लेटिव प्रोसेस की बात करते हैं तो यूनिकैमरल लेजिस्लेचर में तो नॉर्मल बिल जिस तरह इंट्रोड्यूस किया जाता है किसी भी हाउस में,
उसमें एक ही हाउस है तो उसमें इंट्रोड्यूस किया जाएगा, पास किया जाएगा, फिर गवर्नर का एसेंट लेके वो एक्ट बनेगा। अगर मनी बिल है तो पहले गवर्नर का एसेंट लेके फिर उसे हाउस में इंट्रोड्यूस करके उसे मेजोरिटी से पास कराया जाता है। लेकिन बाइकैमरल में उसी तरह सेम प्रोसेस जैसा कि यहाँ फॉलो करना होता था वही सेम प्रोसेस फॉलो होता है। और यहाँ स्पीकर और चेयरपर्सन की बात, तो स्पीकर लेजिस्लेटिव असेंबली का हेड मतलब प्रिसाइडिंग ऑफिसर होता है, और लेजिस्लेटिव असेंबली में जो भी कॉन्स्टिट्यूशन का इंटरप्रिटेशन या कोई भी उससे रिलेटेड कोई भी लॉ या कोई भी फिर डिस्क्वालिफिकेशन वगैरह में सब में पावर किसके पास होता है, अथॉरिटी स्पीकर के पास ही होता है। और स्पीकर का चेयरमैन से एक अलग स्पेशल पावर ये होता है कि चेयरमैन डिसाइड कर सकता है कि मनी बिल कौन सा है और कौन मनी बिल नहीं है। तो ये स्पीकर के पास चेयरमैन से एक ज्यादा पावर होता है। तो हम लोगों ने इसे देख लिया। अब हम लोग लेजिस्लेटिव का दोनों का कंपेयर देखते हैं, सेंटर और स्टेट में। तो सेंटर में क्या है, लोकसभा, और स्टेट में वो ये लेजिस्लेटिव असेंबली दोनों क्या है, डायरेक्टली पीपल्स के द्वारा इलेक्टेड होते हैं। और लोकसभा में क्या है, और लेजिस्लेटिव असेंबली में क्या है, इसका जुडिक्शन थोड़ा ज्यादा है, पूरे ऑल इंडिया कवर करता है। ये सिर्फ जुडिक्शन उसका टेरिटरी बस उस स्टेट तक सीमित होता है। लेकिन इसमें भी ये डायरेक्टली इलेक्टेड होता है पीपल्स के द्वारा, ये भी डायरेक्टली इलेक्टेड होता है। और इसमें स्टेट सब्जेक्ट से रिलेटेड लॉ बनाए जाते हैं। इसमें स्टेट और इसमें सेंटर और कंकरेंट लिस्ट दोनों के से रिलेटेड सब्जेक्ट्स पर लॉ बनाए जा सकते हैं। तो उसके बाद राज्यसभा और लोकसभा लेजिस्लेटिव काउंसिल, राज्यसभा के पास अदर देन मनी बिल, लोकसभा और राज्यसभा के पास दोनों के पास इक्वल पावर्स होते हैं। लेकिन लेजिस्लेटिव काउंसिल एक बस डिलेड मतलब किसी भी लेजिस्लेशन को वो मैक्सिमम 3 से 4 महीने पर, मैक्सिमम 4 मंथ, नॉर्मली 3 महीने और मैक्सिमम 4 मंथ ये डिले कर सकता है। लेकिन ये किसी लॉ या एक्ट को पास होने से ये रोक नहीं सकता है। राज्यसभा में क्या है, अगर कोई भी बिल में अगर दोनों में अगर वो नहीं हो, सहमति नहीं बन पा रहा है तो ज्वाइंट सीटिंग की, इसमें ज्वाइंट सीटिंग का प्रावधान है। लेकिन यहाँ पर वैसा कुछ नो ज्वाइंट सीटिंग, यहाँ ज्वाइंट सीटिंग का वैसा कोई भी प्रावधान नहीं किया गया। तो ये बेसिक डिफरेंस है दोनों में। और मनी बिल में तो दोनों का ऑलमोस्ट पावर है, राज्यसभा के पास भी ज्यादा पावर नहीं होता, लेजिस्लेटिव काउंसिल का पास भी ज्यादा पावर। लेकिन अदर देन मनी बिल में राज्यसभा का पावर लोकसभा के इक्विवेलेंट है। लेकिन और राज्यसभा को तो कुछ 3, 4, 5 मैटर्स में इससे स्पेशल पावर भी है, लेकिन लेजिस्लेटिव काउंसिल के पास वैसा कोई स्पेशल पावर नहीं दिया गया। तो ये इसलिए बहुत से एक्सपर्ट ये क्वेश्चन करते हैं कि जब लेजिस्लेटिव काउंसिल के पास वो राज्यसभा की पावर ही नहीं है, या ये बस एक डिले करने का एक चैम्बर है, तो इसकी यूटिलिटी क्या है, क्यों टैक्स पेयर के मनी पे एक ऑर्गेनाइजेशन सेटअप किया गया है जिसका की कोई ज्यादा रोल नहीं है। तो इस पे सवाल क्या करते हैं कि इसलिए बहुत से स्टेट में मात्र देखिए टोटल 28 स्टेट्स में मात्र 6 स्टेट्स में लेजिस्लेटिव काउंसिल है। तो इस तरह इसकी यूटिलिटी। लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि ये एक चेक एंड बैलेंस का काम करता है, थोड़ा सा 3-4 महीने तक लॉ को डिले कर देता है, जिससे कि कोई भी लॉ हरी में या पास नहीं, जल्दीबाजी में पास नहीं किया जाता है। तो ये एक यूटिलिटी काम करवाया जाता है। फिर दूसरा इसमें एक और इम्पोर्टेंस बताया जाता है कि ये कुछ और डिफरेंट सेक्टर्स के लोगों को इसमें रिप्रेजेंट करने का मौका मिलता है। जैसे कि हम लोग कंपोजिशन में पढ़ रहे थे कि इसमें कुछ नॉमिनेटेड मेंबर भी होते हैं गवर्नर के द्वारा, कुछ 1/12 मेंबर इसमें फिर ग्रेजुएट्स के द्वारा इलेक्ट होते हैं। तो इस तरह डाइवर्स एक ओपिनियन असेंबली में या लॉ में कुछ इनपुट्स वो डाइवर्स रिप्रेजेंटेशन की वजह से एक क्वालिटी ऑफ द डिस्कशन बढ़ता है। तो इसके ये 2-3 इसके इम्पोर्टेंस और यूटिलिटी है। बाकी जिन स्टेट्स को लगता है कि ये उनके स्टेट्स के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है तो वो आराम से इसे एबोलिश कर सकते हैं, इसका भी प्रावधान किया गया है। तो हम लोग ने यूटिलिटी ऑफ सेकेंड हाउस देख लिया। तो इस तरह हम लोग आज स्टेट लेजिस्लेटिव के बारे में डिटेल में हमने जाना कि किस तरह लेजिस्लेटिव असेंबली, काउंसिल, इन सब का क्या रोल और फंक्शन है, क्या कंपोजिशन है, क्या ड्यूरेशन है, क्या क्वालिफिकेशन है, क्या इनका लेजिस्लेटिव का प्रोसेस है, क्या स्पीकर और
में क्या रोल है, क्या सेंटर के लेजिस्लेटिव और स्टेट लेजिस्लेचर में क्या कंपेयर है और क्या एक दूसरे का डिफरेंस है। तो इस तरह हम लोग अब नेक्स्ट वीडियो में जुडिशियरी के बारे में देखेंगे। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज उसे सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू।